हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर रविंदर सिंह with a new contemporary shade. फ्रेंड्स, मेरी तरफ देखो। आज मेरे हाथ में कुछ ऐसे पत्र हैं जिन्हें देखकर शायद आप सोचने को विवश हों, कभी खुश हों, कभी नाराज हों, लेकिन आप न्यूट्रल मत रहना। उदासीन सबसे बुरी बात है। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आज का सिनेरियो, और इस सिनेरियो में हम अपने देश के, अपने आसपास की बातों को लेकर विवेचना करेंगे। जीवट लोग वो होते हैं जो अपने आसपास के मुद्दों को ध्यान रखते हैं, और ना केवल ध्यान ही रखते हैं बल्कि पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी करते हैं, जिसमें द कॉमन मैन हैज गॉट अनकॉमन पावर्स। हम एक एक पत्र लेकर करेंगे। पहली चीज, एक शीशा दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान 3 ट्रिलियन इकॉनमी हो गई है और 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बात थोड़ी सी खुश करने की है, जरूर है। इसी तरह से अगर आप हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो मजा आ जाता है। दिल्ली से बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे जाएं, कोटपुतली से नारनौल होते हुए चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे जाएं, दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाएं, हैदराबाद से बेंगलुरु जाएं, अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर फर्स्ट ट्रांसपोर्ट देखें, कुछ ट्रेन्स आ रही हैं, और अब तो हो सकता है हमारे पास बॉम्बे अहमदाबाद है, वो 2030 तक लगभग मैग्नेटिक ट्रेन भी हिंदुस्तान को मिल जाएगी। कुछ एयरपोर्ट भी ठीक हुए। ये चमकदार पहलू है, लेकिन इस चमकदार पहलू के पीछे की सच्चाई भी दिखाना हमारा कर्तव्य है। देखना चाहोगे, बिल्कुल दिखा देते हैं। अगर आप इकोनॉमी के इंडिकेटर्स लें दुनिया में, तो जियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ सुरक्षा को, क्योंकि हिंदुस्तान को पहले ये कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, लेकिन सोने की चिड़िया के चारों तरफ सुरक्षा कमज़ोर थी, और इस वजह से कभी टर्क्स आए, कभी मुगल्स आए, कभी फ्रेंच आए, कभी डच आए, कभी इंग्लिश आए, और हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट भी किया। ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ कल्चर जरूर हुई। किसी वीडियो में ये बात ज़रूर बताऊंगा
कि बाहर से आने वाले ये इन्वेडर्स अपने साथ अपने कल्चर भी लेके आए और उस कल्चर का हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर पे, हिंदुस्तान की ज़ुबान पे, एक बिहेवियर पे फ़र्क पड़ा। और इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अंग्रेज़ों के आने के बाद रोक दिया गया। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सच है कि इंग्लिश जैसी लैंग्वेज अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को दिया, और इंग्लिश इज़ विंडो टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। अगर आप एक साइंटिफिक और लॉजिकल और मैथमेटिकल ब्रेन हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक योगदान है। थीटा को हिंदी में भी, तेलुगु में भी, तमिल में भी, बंगाली में थीटा को थीटा की तरह से लिखेंगे, लैम्डा को लैम्डा की तरह से लिखेंगे, डेल्टा को डेल्टा की तरह से लिखते हैं। उसमें लोकल भाषा नहीं होती। पहली चीज यहां पर लेंगे सुरक्षा की, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा है। द हिंदू अखबार में लेख छपा पिछले साल कि हमारा सिक्योरिटी में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें हम एज नहीं ले पा रहे, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। इसका कारण यह है कि स्पेस में बहुत ज़्यादा रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास फाइटर प्लेन्स इंडिजीनियस नहीं है, जैसे हमने राफेल को बाहर से मंगवाया, और हमारे पास डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं है। इंटरनेट में भी हमको डिपेंड करना पड़ता है बाहर से। जीपीएस हमारा इतना मजबूत और इतना अच्छा नहीं हो पाया है। यहाँ पर हमको स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब का साथ कोऑर्डिनेट, ताल से ताल मिलाकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और इसके लिए बड़े बजट की ज़रूरत होगी और एक बिल की भी ज़रूरत होगी। थोड़ा बहुत हम डिफेंस का इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड के वेपन अभी हम नहीं बना पा रहे हैं। इसमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। 3 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हम बना रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर देखें वो 140-145 करोड़ से अगर हम डिवीज़न करते हैं तो फिगर बहुत नीचे हो जाती है। आपका 80 करोड़ लोग अभी भी अनाज के लिए, फूड सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपकी ग्रोथ ऑफ जीडीपी ही नहीं है अकेली, उसका साथ ये भी है कि प्रोडक्शन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है। एमएसएमई को बड़ी भारी दिक्कतें हो रही हैं, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। एवरेज is biased towards the marginal values when the sample is very small. जो मीन है वो बहुत ज़्यादा बायस हो जाता है, पक्षपाती हो जाता है जब सैंपल्स का साइज छोटा होता है। और हम सिर्फ एवरेज पर ही डिपेंड करते हैं। उदाहरण, हिंदुस्तान के पास 4% लोगों के पास
सिर्फ 10 लाख एनुअल इनकम है टोटल पॉपुलेशन का, यानी 10 लाख वाले थोड़े ठीक हैं, बाकी लोगों की हालत सिर्फ संघर्ष और संघर्ष में है। और 20 से 25% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमारे पास इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़े अरबपति और खरबपति भी पैदा हो गए हैं, शायद हंड्रेड्स में उनकी स्पीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी भी बहुत बड़ी संख्या है। मालूम हो कि केवल और केवल जीडीपी से काम नहीं चलेगा, इसका बंटवारा ठीक और डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट करना चाहिए। मैं पूंजीवाद के पक्ष में हूं क्योंकि पूंजीवाद द बेस्ट मॉडल है ग्रोथ का, लेकिन इट शुड बी कंपैशनेट। द ह्यूमन फेस ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी एड्रेस्ड। दूसरी बात आती है वो है एजुकेशन की। एजुकेशन एक बड़ा इंडिकेटर आता है। दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में हिंदुस्तान की शायद कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। टेक्नोलॉजी में आईआईटीज़ का परफॉर्मेंस बहुत ठीक हुआ है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आईआईटी खोल क्यों नहीं देते हैं? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी हर ज़िले के ऊपर खुलनी ज़रूरी है। इसके अलावा आईआईएम, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल स्कूल्स, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स, इस पे बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इसके अलावा मैनेजमेंट की भी बड़ी ज़रूरत है। एक बात यहाँ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर और रजिस्ट्रार का सिलेक्शन यूपीएससी से बहुत टफ कंपटीशन के थ्रू ही लगाएं। जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर, जिस तरह के डायरेक्टर, जिस तरह के वाइस चांसलर आ रहे हैं, बहुत अच्छी चलती हुई संस्थाओं को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये कहा जाता है गाड़ी का इंजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, डब्बे अपनी जगह हैं, और दोनों में ट्यूनिंग बड़ी ज़रूरी है। इसलिए वाइस चांसलर्स बेहतरीन से बेहतरीन लगाएं आप लोग। चैलेंज तो हिंदुस्तान की हर संस्थाएं हो गई है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि स्टिल देयर इज होप, सुधरने की अभी गुंजाइश है। एक और बड़ा इंडिकेटर जिसको हम कहेंगे हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ में मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। सिंगापुर सबसे फिट देश, जापान दूसरे और भारत 112वें स्थान पर। फिटनेस हिंदुस्तान 112वें स्थान पर दुनिया में। हेल्थ सर्विसेज की बहुत बुरी हालत है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में देख लें, वहाँ पर शायद न्यूरो सर्जन नहीं मिलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, आपको सर्जन है, जनरल सर्जन हैं, उनकी कमी मिलेगी, ईएनटी कम मिल रहे हैं। क्या कारण है? फिर होगी क्या? ऑक्सीजन भी बहुत बार नहीं मिलती, ब्लड बैंक भी नहीं होता। अगर आपके पास हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें और इसका प्रशासन भी देखें।
जो काम करने के लिए आप एम्प्लॉय लगाते हो उनसे ठीक से काम भी लगाएं और उनको प्रसन्न भी रखें। हेल्थ और एजुकेशन के बाद सुरक्षा की हमने बात कर ली है। एक बड़ा है कि जस्टिस, न्याय के ऊपर खर्चे। डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, पाइल्स अप हो रहे हैं बहुत सारा। मैं बहुत फास्टेस्ट भी नहीं कहता कि बहुत तेजी से भी करें। और नए समय में जो कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे हैं उनकी क्वालिटी देखकर किसी ज़माने में भगवान की तरह से समझे जाने वाले जजों के ऊपर भी अब उंगली उठ गई। हालांकि जो मॉडल जो जस्टिस की बनाई है उसकी आंख खोल दी है, उसकी आंखों के ऊपर अब पट्टी नहीं है। आप ये देखें, अगला पत्र मैं ले रहा हूं, वो है स्टेट्स की एक्साइज पॉलिसीज। तकरीबन स्टेट्स की एक्साइज पॉलिसी में एक बात विशेष जिसको हम कहते हैं मुंह में पानी आता है, लार गिरती है, वो है इसकी रेवेन्यू जनरेशन। शराब के ठेकों से आमदनी से सरकारें चल रही हैं, राज्य सरकारें। और जो सरकारें दारू के ठेकों की आमदनी से अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह देने की सोचते हैं, उनसे भलाई की अपेक्षा कैसे करोगे? पहले भी मैंने बोला कि जुए के पैसे से कभी घर के खर्चे नहीं चलते हैं। यहाँ मुंशी प्रेमचंद के नॉवल में बहुत अच्छी तरह से खोल के लिखा हुआ है कि इस तरह से एक मैरिट का लड़का पथभ्रष्ट होकर रिश्वत लेकर खराब हो जाता है। आप इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर आप पत्र देखें, सबसे ज़्यादा चर्चा इस साल ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, आईटी, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये पवित्र गाय की तरह से माना जाता था और आज सबसे ज़्यादा मटमैले अगर कोई पद दिखाई देते हैं तो ईडी के डायरेक्टरेट, आईटी सेल है, इनकम टैक्स है वो, और इलेक्शन कमीशन भी। ज़रूरत है जिस समय चुनाव जहाँ पर जिस पोल पर होता है वीवीपैट वहीं पे गिने और वहीं की वहीं आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, जैसे अमेरिका में होता है। डेमोक्रेसी को अगर सरवाइव करना है तो उसके बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बाद उनके जो ऑफिसेज हैं उनमें लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद का गबन की बात मैंने कही और मात्र राजनेताओं को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये फीडबैक है। अगर आप कास्ट के आधार पर ही वोट देते हैं, क्षेत्र के आधार पर वोट देते हैं, रीजन और रिलीजन के आधार पर आपका बिहेवियर रहता है तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा एनिमल फार्म नॉवल को, और उसमें साफ ये लिखा हुआ है जब तक भेड़ रहेंगे तब तक भेड़िए रहेंगे।
अगर जिम्मेवार नागरिक नहीं होंगे तो जिम्मेवार सरकार बनेगी कैसे? हमारी क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत पुअर है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देख लें, 10वीं का बच्चा पहुंच जाता है, उसके चौथे के सवाल नहीं आते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग के आ गए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आगे कर ली है और कटआउट के फ्यूज नहीं जोड़ सकते हैं। हॉस्पिटल में चले जाओ, डिग्री ले ली है, स्टिचेस लगाने ठीक से नहीं आते हैं, तो क्वालिटी ऑफ मैन गिर जाएगी। जितने पिलर्स हैं आपके, उसमें सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम कर रही है, और फोर्थ एस्टेट जो जर्नलिज्म है वो अपना काम कर रही है। इसके बाद अब तो सोशल मीडिया भी आ गया। सारे मिलकर क्वालिटी मैन ये क्वालिटी गवर्नेंस देंगे। यहां शुरू में कहा था कि 3 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी है। भैया मेरे, 3 ट्रिलियन तो है, लेकिन अकेला महाराष्ट्र और उसमें भी बॉम्बे 1 ट्रिलियन को ले जाती है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पूना, अगर इनका योगदान हटा दें तो बचता ही कुछ भी नहीं है। I'm giving the example of Gurgaon in my state, where the single Gurgaon contributes about 60% of the revenue of a state. Say, islands of development have cropped up amid ocean of backwardness. There are islands of development. दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन शहर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे साइबर पार्क आ गए हमारे पास। हैदराबाद का साइबराबाद जो बना हुआ है, न्यूयॉर्क के टक्कर का नजर आता है। गुड़गांव का के मॉल्स देखकर कहीं से भी आप मुकाबला कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ 2 जून की रोटी कमाने के लिए साधन भी नहीं जुटा पाता, ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा पिछड़ा, जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जो आज भी सभ्यता से कोसों दूर हैं। स्थिरता शासन और प्रशासन में तभी रहती है जब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा ना हो। आप देखिए, एक इनइक्वालिटी का अगर पैमाना देखें तो आपको आकाश और पाताल जैसा फर्क नजर आता है। एक तरफ चमचमाते हाई राइजेज हैं और दूसरी तरफ आपने देखा होगा लॉकडाउन में किस तरह से महानगरों से बिहार की तरफ पैदल मजदूर जा रहे थे। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके पास टपकती हुई एक छत भी नहीं है। मेरा पत्र का अगला हिस्सा इसी के साथ कनेक्टेड है और वो है आवास, हैबिटेट। आवास एक व्यक्तित्व देता है, आवास एक सोच है,
आवास एक जीवन है। अच्छे आवास में जीवट आदमी मिलेंगे और गंदी बस्तियों में नशे के पनपने के सबसे ज़्यादा अवसर हैं। जो घुमक्कड़ जाति के हैं, जैसे राजस्थान के हैं, गडरिया लोहार है, कंजर हैं, पेरनिया जाति है, इस तरह के घुमक्कड़ जाति हैं जिनका स्थायी आवास नहीं, उनके बच्चे एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं, हेल्थ से महरूम रह जाते हैं। वो बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स की तरह से जीवन यापन करते जाते हैं। स्टेट की ड्यूटी है कि विकास के द्वार, विकास के रीच का एक हिस्सा वहां तक पहुंचे। ये आवास हैबिटेट है, ये सुख और शांति का आधार है, बहुत बड़ा पिलर है। एक नई चीज आजकल बड़ी चर्चा में है, सेंसस नहीं हो रहा। 2000 के बाद 11 के बाद सेंसस 21 में होना चाहिए था, 24 आ गया, अभी तक सेंसस नहीं आया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उसके लोगों के ऊपर लिखा हुआ है, लेट ट्रुथ प्रिवेल। सच्चाई को फैलने दो। अगर सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो अफवाह फैलती है। डेटा आने दो किसी तरह का भी, जैसा भी है, क्या छुपाना है। अगर मेरी जेब और कॉलर की फटा हुआ है तो मुझे दिखाई देगा, तभी तो रिपेयर करूंगा। अगर पता ही नहीं है तो लिए घूमते रहो उसको। परसेंटेज ऑफ लिटरेसी क्या है, परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेल्थ की कंडीशन क्या है, और इसके डेटा ठीक है। मेल फीमेल में किस तरह से बटे हुए हैं, रूरल अर्बन में किस तरह से बटे हुए हैं, और कास्ट में किस तरह से बटे हुए हैं, और डाटा तो बहुत ही बारीक होना चाहिए। इवन क्राइम का भी डाटा, कि कौन सा समुदाय देश की संपत्ति को लूट के बाहर भाग गया है, जरा उन पे ध्यान रखने की जरूरत है। और ये ध्यान तभी रखा जाएगा जिस समय आपके पास सूचनाएं होंगी, और सूचनाएं सेंसस से आएंगी। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बार बार डींग मारते हो डिजिटल इंडिया। डिजिटल का मतलब अंक है, और अंक का मतलब सेंसस है, और सेंसस का मतलब डेटा है। अगर इकट्ठा नहीं करोगे तो एक डार्क में चले जाएंगे। मुझे वीएस नेपाल की एक किताब है, जरूर पढ़ने लायक है, जिसको नोबेल लिटरेट रहे हैं, इंडिया एन एरिया ऑफ डार्कनेस। आप ध्यान रखें, अगर सेंसस नहीं होता तो इंडिया विल बिकम एन एरिया ऑफ डार्कनेस। जब मैं किताबों के रेफरेंस देता हूं, उनको आप जरूर नोट कर लें। ये तपे हुए लेखकों से लिखी हुई लिटरेचर है। अगला एक पत्र और है। ये पत्र है, लिस्ट बन रही है बहुत ही बड़े, और अब इम्यूनिटी हो गई है। कई बार ऐसा बीमार हो जाता है कोई कि उसके ऊपर दवाइयाँ काम ही नहीं करती, और कुछ एक लोगों को कोई दवाई दे दो वही रिएक्शन करती है। अब ये है कि एक घोटाले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये इस तरह से लग रहा है जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन के ऊपर धड़ाधड़ी एक गाड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से आती है। कभी
किसी जमाने में एक बोफोर्स कांड हुआ था, 15 साल तक उसके ढोलक बजते रहे। अब जमाना बदल गया है, आदर्श घोटाला हुआ, कभी बिटकॉइन का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हो रहा है, रेफल का, ब्रिजेस गिर गए हैं, सड़क धंस गई है, सीरम का गड़बड़ हो गया, वेपम को हो गया, एक के बाद एक धड़ाधड़। वीकली तो जरूर है ये प्रोग्राम। जैसे घोटाले की संस्कृति सी हो गई है, और सुनने की, देखने की, समझने की और सहन करने की शक्ति, इम्यूनिटी जबरदस्त हो गई है हमारी। सब कुछ सहन कर लेते हैं। सब कुछ है इस देश में, रोटी नहीं है तो क्या। सब कुछ है इस देश में, रोटी नहीं है तो क्या। जाम पी लो, दूध नहीं है तो क्या। हर मोहल्ले पे, हर गली पे आपको मैखाने मिल जाएंगे, लेकिन दूध देने वालों की कढ़ाइयां लगनी बंद हो गई है। यह है नया हिंदुस्तान। अगला मेरा पत्र है कि थोड़ी सी बदनामी बहुत हुई है, और बदनामी हो रही है और लोग आंख बंद करके चुप बैठे हैं। करने वाले भी बहुत ही चुप है, जैसे एक नॉर्मल सा हो गया। बड़े बड़े हजारों करोड़ के कांड, एक से बढ़कर एक होते जा रहे हैं। आराम से देश शांति से चल रहा है। यहां मैं फिर वही मुंशी प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी को याद करूंगा। अंग्रेजों की फौज बिना युद्ध लड़े एक बहुत बड़ी रियासत पे कब्जा कर लेती है, और उसके सूबेदार हैं वो शतरंज में लगे हुए हैं। इतना अहिंसक युद्ध दुनिया के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। यहां विरोध ही नहीं है। कितनी भी बदनामी हो जाओ, इतनी बदनामी तो मुन्नी की भी नहीं है। मुन्नी भी इतनी बदनाम नहीं हुई जितनी आजकल ये चल रही है बदनामी। एक मेरा पत्र है। इसलिए ये जो मेरे प्रेम पत्र हैं जो मैं लिख के लाया हूं, मेरे प्रेम पत्र हैं, इनको देखकर, इनको सुनकर तुम नाराज न होना। बस इतनी सी इल्तिजा है, बस इतनी सी इल्तिजा है कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज